नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं सुप्रिया बोखंडी, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 4 में सारणिक भाग 1 पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं सारणिक की परिभाषा, एक, द्वितीय, तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, सारणिक का प्रसरण, सारणिक की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नावली भी साथ साथ करेंगे। आइए सारणिक के बारे में हम समझें। हम n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह a बराबर aij को एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे एक फलन की तरह सोचा जा सकता है जो प्रत्येक आव्यूह को एक अद्वितीय संख्या वास्तविक या सम्मिश्र से संबंधित कराता है। यहाँ पे हमने एक आव्यूह लिया है, यहाँ पर हमने एक आव्यूह ABCD लिया है, तो A का सारणिक DET एक डिटरमिनेंट, तो A का सारणिक बराबर डिटरमिनेंट A या A को समांतर रेखा के बीच में लिख के निरूपित करते हैं और वो हमारा ABCD होगा। और यहाँ पर भी हमने समांतर रेखाओं के बीच ABCD दिया है, द्वारा लिखा जाता है। सारणिक केवल वर्ग आव्यूह, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक, आव्यूह A बराबर A हो तो A के सारणिक को A के बराबर परिभाषित किया जाता है। यदि सारणिक A बराबर -2 A सारणिक है तो उसका मान -2 होगा। यहाँ पर हमने A आव्यूह लिया है जिस पर केवल एक सदस्य -2 है और हम जानते हैं इसकी कोटि 1 गुणा 1 है, क्योंकि एक इस पे पंक्ति है और एक ही इस पे स्तंभ है। इसको जब हम सारणिक A निकालते हैं तो इसका मान -2 आता है। द्वितीय कोटि, यहाँ पर यह भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। गणित में अक्सर हम दो मॉड को इस प्रकार लिखते हैं जिसका उत्तर 2 होता है, उनके चिन्हों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम सारणिक -2 लेते हैं तो इसका मान -2 होता है। गणित में मॉड -2 और सारणिक -2 एक जैसा लिखा जा रहा है, लेकिन दोनों का मान अलग अलग है। मॉड -2 का मान 2 है, जबकि सारणिक -2 का मान -2 होगा। द्वितीय 2 क्रॉस 2, द्वितीय 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह का सारणिक, माना 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह A बराबर ABCD, जिसकी कोटि 2 गुणा 2 है, तो डिटरमिनेंट A या सारणिक A बराबर इसके गुणा का नियम होगा। पहले हम A और B को गुणा करेंगे तो आ जाएगा A, इसके गुणा का नियम होगा, पहले हम A और D को गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A गुणा D, फिर सूत्र का माइनस चिन्ह आएगा। उसके बाद C और B को गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा C गुणा B। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन किया जा सकता है।
तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। हमने एक सारणिक ए लिया है, इस सारणिक की कोटि 3 गुणा 3 तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। यहाँ पे हमने एक सारणिक ए लिया है जिसकी कोटि 3 गुणा 3 है। 3 इस पे पंक्तियां हैं और 3 इस पे स्तंभ है। प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण, यानी हम इसको एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, और एक्सपेंशन रो वाइज भी हो सकता है और कॉलम वाइज भी हो सकता है। यहाँ पर हम प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण या एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो सारणिक A बराबर हम A11 को लेते हैं। तो यहाँ पे हमने A11 लिखा। इसके आगे जो सूत्र है -1 की पावर 1 + 1, ये जो A की पोजीशन है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, वही यहाँ पे हमने 1 + 1 लिखा है। और साथ में A11 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी अवयवों को हम लिखते हैं A22, A23, A32 और A33। उसके बाद धन का चिन्ह आएगा। दोबारा से हमने दूसरा A12 लिया है, तो हमने यहाँ पे A12 लिख लिया है। -A के ऊपर A12 की पहली पंक्ति और दूसरी रो, तो इसकी -1 की घात में 1 + 2 लिखेंगे। और साथ में A12 जिस पंक्ति पे आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसे छोड़ के जो बाकी अवयव है वो सारे लिखेंगे। A21, A21, A23, A23, A13, A13, A33, A33 प्लस अंतिम पहली पंक्ति का अंतिम अवयव A13 है, तो प्लस A13 लिख लिया। -1 की घात में जो A की पोजीशन है, यानी पहली पंक्ति और तीसरी स्तंभ, तो 1 और 3 है, तो हमने इसको इसकी घात में 1 + 3 लिख दिया। अब दोबारा से A13 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी सारे अवयव लिखेंगे। A21, A21, A22, A22, A31, A31, A32, A32। इसको आगे जब हम एक्सपेंशन करते हैं या प्रसरण करते हैं तो हम देख रहे -1 की घात 1 + 1 2 यानी सम संख्या, और हम जानते हैं सम संख्या हमेशा +1 होता है, तो हमने इसे प्लस का चिन्ह आ गया A11। दोबारा से हमने जो हमारा प्रसरण का तरीका है, दोबारा से जो सारणी को खोलने का तरीका है, A11 की गुणा A33 से। A11 के साथ सारणी को जब खोला तो हमें मिला A22, A22 की गुणा होगी A33 से, A22 गुणा A33 माइनस ये सूत्र का माइनस है, और A32 और उसकी गुणा A23 से कराई गई। इसके बाद प्लस माइनस की पावर, यहाँ पे आप देखिए विषम आ रहा है, इसकी जोड़ेंगे तो ये 3 होगा, 3 विषम संख्या है, इसलिए -1 की घात जब 3 आता है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। इसके बाद A12 हमने लिख दिया, इसके बाद गुणा कर दिया A21 गुणा A33 माइनस सूत्र का है। उसके बाद A31 की गुणा हमने A23 से कर दी, प्लस 3 और 1 4 फिर से सम संख्या आ गई है, और सम संख्या का हमेशा धन होता है, तो A13 और पोस्ट के अंदर A21 की गुणा होगी अवयव A32 से, सूत्र का माइनस, और अवयव A31 की गुणा होगी अवयव A22 से। तो इस तरीके से हम इसका प्रसरण
कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न द्वारा इसे और अच्छी तरह समझें। सारणिक 2, 4, -1, 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको एक्सपेंशन करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो सारणिक ए हमने ले ली जो हमें दी हुई गई है। अब हमने इसके अवयवों को गुणा करा 2 गुणा 2 और माइनस सूत्र का माइनस है और साथ में -a की गुणा करी 4 से, -a की गुणा हुई 4 से, 2 दूनी 4 और माइनस प्लस हो गया और 1 गुणा 4 का 4 हो गया, 4 + 4 8 हमारा उत्तर आ गया। तो ये हमने प्रसरण किया था 2 गुणा 2 कोटि के सारणिक से। इसी तरीके से सारणिक x, x+1, x-1 और x में x का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक a को हमने लिख लिया जो हमें दिया हुआ था। दोबारा से जब हम इसे एक्सपेंशन करेंगे, प्रसरण करेंगे, तो x की गुणा नियम अनुसार x से होगी। x गुणा x, बीच में माइनस का सूत्र का माइनस आएगा और x माइनस 1 की गुणा x+1 से होगी। जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, x की x से गुणा x² आता है और यहां पर आप देखिए a² माइनस b² का जो सूत्र है, एक कोष्ठ में दोनों को जोड़ा जाता है और एक कोष्ठ में दोनों को घटाया जाता है। यही सूत्र जब हम इसमें लगाते हैं तो हमको a² माइनस b² की जगह x² माइनस 1 मिलता है। आगे को क्योंकि कोष्ठ के बाहर ऋण का चिन्ह है, जब हम इस कोष्ठ को खोलते हैं तो कोष्ठ के अंदर जो अवयव है उनके चिन्ह बदल जाते हैं, तो -x² + 1 हमें प्राप्त होता है। x² से x² कट जाता है और 1 हमारा उत्तर आ जाता है। तो आइए अब सारणिक 3 गुणा 3 कोटि का मान ज्ञात कीजिए। जो हमें सारणिक दी गई है वो 1, 2, 4, -1, 3, 0, 4, 1, 0 दी गई है। इस सारणी का प्रसरण हम पंक्ति R1 के अनुदिश से करेंगे। तो हम सबसे पहले 1 लिखा, फिर 1 जिस पंक्ति पे आ रही है और जिस स्तंभ में आ रही है उसे छोड़ के बाकी हमने सारे अवयव इसके लिख दिए। 3, 0, 1, 0। हमने अभी देखा है सूत्र में कि ये अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, पहले धन का चिन्ह, फिर ऋण का चिन्ह, फिर धन का चिन्ह। उसके बाद पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 लिखा और जिस पंक्ति में 2 आ रहा है और जिस स्तंभ में 2 स्थित है उसको छोड़ के बाकी सब अवयव हम सारणी के लिखेंगे। -1, 0, 4, 0। फिर प्लस पंक्ति का तीसरा अवयव 4 हमने यहाँ पे लिखा और साथ में जिस पंक्ति में ये 4 आ रहा है और जिस स्तंभ में ये 4 आ रहा है उसे छोड़ के हम सारणी के सारे अवयव लिखेंगे। -1, 3, 4, 1। आगे हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो सारणिक का एक्सपेंशन करेंगे। 3 की गुणा 0 से होगी, माइनस का चिन्ह, 1 की गुणा 0 से होगी। फिर -2 एज इट इज लिख लिया, -3 की गुणा 0 से और सूत्र का माइनस, इसके बाद 4 की गुणा 0 से। फिर +4 हमने एज इट इज लिखा, -1 की गुणा 1 से, सूत्र का माइनस, 4 की गुणा 3 से। इसको आगे हल करने में पहले कोष्ठक को हल करते हैं। 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, 1 गुणा 0 0 हो जाएगा, तो 1 गुणा 0। फिर -2 लिखा, इस कोष्ठक को आगे हल करते हैं। -1 गुणा 0 0 हो जाएगा और 4 गुणा 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। -2 गुणा 0, फिर हमने +4 लिखा और कोष्ठक के अंदर देखिए
ए माइनस ए गुणा 1, ये माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ 4 गुणा 3 माइनस 12 आ गया। माइनस 12 और माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 12 आपके माइनस 13 होते हैं। तो 4 गुणा 13 आपके पास आ गया। शुरू वाले दो शून्य हो गए, और 4 को हम गुणा करते हैं माइनस 13 से, तो हमको माइनस 12 माइनस, तो हमें माइनस 52 प्राप्त होता है, जो कि हमारा उत्तर है। अब आगे एक अभ्यास प्रश्न करें। यदि सारणिक 3 x x 1 बराबर 3 2 4 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने इस प्रश्न को लिख लिया है। इनको सारणिक, दोनों सारणिक को हम खोलेंगे। तो 3 की गुणा 1 से होगी, 3 गुणा 1 सूत्र का माइनस, और x की गुणा x से होगी x स्क्वायर। बराबर का चिन्ह ज्यों का त्यों हमने लिख दिया है। फिर आगे हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो 3 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 2, तो हमें 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 8 मिलता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस 3 बराबर 8। एक्स का हम रूट लेते हैं, एक्स 8 का हम अंडर रूट लेते हैं, तो एक्स बराबर अंडर रूट 8 बराबर प्लस माइनस 2 रूट 2 होता है, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब सारणी की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल को सारणी के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया है जिसके शीर्ष ए, बी और सी है। ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2, सी के निर्देशांक x3 y3 हैं। सी के निर्देशांक x3 y3 हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल व्यक्त किया जा सकता है। आइए इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक प्रश्न देखें, एक प्रश्न करें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 8 -4 2 और 5 1 हैं। तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज की कल्पना की है जिसके शीर्ष ए, बी, सी है। ए के निर्देशांक 3 और 8 जिसको हमने x और y1 से माना, b के निर्देशांक -4 2 जिसको हमने x2 y2 के द्वारा व्यक्त किया, और c के निर्देशांक 5 और 1 जिसको हमने x3 y3 से संबंध किया। तो जो हमारा सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहाँ पर हम x1 x2 x3 और y1 y2 y3 जो कि त्रिभुज के निर्देशांक है उनके हम मान रखेंगे। मान रखने पर हमने x की जगह 3, x2 की जगह माइनस, x1 की जगह हमने 3, x2 की जगह -4, x3 की जगह 5 रखते हैं। इसी तरीके से y1 की जगह 8, y2 की जगह 2 और y3 की जगह 1 रखते हैं। इसको आगे हम प्रसरण या एक्सपैंड करते हैं तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है 1/2। कोष्टक दोबारा से हमने पंक्ति वाइज इसका प्रसरण किया है। प्रथम पंक्ति वाइज तो 3 कोष्ट के अंदर आ गया 2 -1, उसके बाद सूत्र का माइनस। अगला अवयव हमारा 8 है, तो 8 के साथ -8 और
अब हम फिर वो पंक्ति और वो स्तंभ छोड़ देंगे, जो बचा -4 गुणा 1, -4 आ गया, सूत्र का माइनस, 5 गुणा 1 5 आ गया, प्लस तीसरा अवयव प्रथम पंक्ति का 1, इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ते हैं, जो बचा उसे गुणा करते हैं, -4 गुणा 1 -4, सूत्र का माइनस, 5 गुणा 2 10, बराबर। इसको आगे हल करते हैं, 3 में से एक घटा, 1 बचा, 1 की गुणा 3 से 3, कोष्ठ के अंदर -9 आया, -9 की गुणा -8 से करी, +72, और कोष्ठ के अंदर -4 और -8 -14, 14 की गुणा +1 से भी, तो -14 भी, 3 + 72 -14 बराबर 61, और बटे में आपका 2, वो एज इट इज रहता है, तो हमारा जो उत्तर मिलता है 61/2। अब मूल्यांकन का समय है। यहाँ पे हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। यदि ये सारणिक और ये सारणिक बराबर है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से 3 बिंदु A, B, C लिए हैं, जिनके निर्देशांक भी दे दिए गए। आपको ये दर्शाना है कि ये 3 बिंदु संरेख हैं। हम याद करें कि संरेख वो बिंदु होते हैं जो एक सरल रेखा पर होते हैं, और 3 बिंदु अगर सरल रेखा पर होते हैं, इसका मतलब उनका त्रिभुज नहीं बन सकता है, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को कीजिए। हमने चर्चा करी, सारणिक की परिभाषा को जाना, एक, द्वितीय, तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक को समझा, सारणिक का प्रसरण सीखा, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, सारणिक के मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल जाना, साथ साथ में हमने कुछ अभ्यास प्रश्न भी किए। अब गृह कार्य का समय है, और गृह कार्य में आप गणित में समीकरणों की प्रणाली का समाधान खोजने के लिए सारणिक का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस बारे में आप पाठ्य पुस्तक व अन्य संसाधनों से एक रिपोर्ट तैयार करें। सारणिक के अगले सत्र में कुछ अन्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।